हेलो क्लास 11th, वेलकम टू लर्न विद जेनिद गुरु। मैं हूं निकी पंडित और हम कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटम के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन। राइट तो ये है हमारा थर्ड लेक्चर और जहाँ पे हमें करना है 23rd से क्वेश्चन। राइट लास्ट टाइम हमने 2.22 क्वेश्चन तक फिनिश कर लिया था। 2.23 से आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। Okay, so 2.23 2.23 तो देखो ये क्वेश्चन है क्या आखिरकार। पढ़िए जरा सा इस क्वेश्चन को, क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन आपसे। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग आयंस। वेरी इजी, क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है हमें। किसका? हाइड्रोजन का नहीं, यहाँ पे H नेगेटिव है। क्या है? H नेगेटिव। इसका क्या मतलब है? देखो नॉर्मल हाइड्रोजन जो होता है उसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन है। H नेगेटिव का क्या मतलब है कि इसने एक और इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में ले लिया है। अब क्या हो जाएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2। समझ में आया? इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s1 ना होके 1s2 हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद है Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव नॉर्मल जो सोडियम है, ठीक है, न्यूट्रल सोडियम में टोटल 11 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, बट Na पॉजिटिव का मतलब है कि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया है ना। तभी वो कैसा फील करेगा, पॉजिटिव फील करेगा। सो कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6। कितने हो गए, 6 7 8 9 10। कितने इलेक्ट्रॉन है उसके पास, टोटल 10 ही इलेक्ट्रॉन है उसके पास। नाउ इसके बाद है O2 नेगेटिव। O2 नेगेटिव ऑक्सीजन का जो हम बोल सकते हैं, इसके पास जो एटॉमिक नंबर है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर लिए, एक्सेप्ट कर लिए। तो अब इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, पहले 8 था, 2 और इसने एक्सेप्ट कर लिए, सो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। सो अगेन 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा। उसके बाद है F नेगेटिव। F नेगेटिव यानी कि फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। क्या होता है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9। इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो अब क्या बन जाएगा ये 10। इसके पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6। तो ये इन तीनों का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है, यानी कि हम बोल सकते हैं ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। राइट जो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे होता है हमारा ओवर। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं हम। व्हाट आर द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट हुज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर रिप्रेजेंटेड बाय। ओके, सेकेंड पार्ट में देखिए क्या कहा जा रहा है। हमारे पास ना यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है 3s1, ये कॉन्फ़िगरेशन है। हमें इस कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से बताना है कि कौन सा एलिमेंट होगा, उसका एटॉमिक नंबर क्या है। तो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन करके देख ले हम, 1s2 2s2 2p6 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 3s1। कितना आ जाएगा 3s1। टोटल कितने हो गए देखो, 6 और ये 4 10 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 11। तो ये किसका होता है, बताओ किसका होता है 11 एटॉमिक नंबर, सोडियम का होता है। क्लियर? तो एटम तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सोडियम है। और हमसे पूछा था एटॉमिक नंबर, सो एटॉमिक नंबर इज 11। एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। राइट इसके बाद है 2p3। 2p3 तो देखो 1s2 2s2 2p3। कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 4 5 6 7। 7 इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं, नाइट्रोजन के पास होते हैं। एटॉमिक नंबर क्या हो गया इसका, एटॉमिक नंबर है 7। एटॉमिक नंबर इज 7।
ठीक, इसके बाद है 3p5, क्या है 3p5, ओके। सो 1s2, 2s2, 2p6, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2p6 के बाद 3s2, ठीक है, फिर यहाँ पे 3p5 बोला जा रहा है तो 3p5 आ जाएगा। अब काउंट करो कितने हो गए, 10, 15, 16, 17, 16 और एक 17, 17 किसका होता है यहाँ पे, यस 3p5 हमसे पूछा था, हमने 3p5 का ही बताया है। बताइए 3p5 किसका होता है यहाँ पे, 17, 17 किसका हो जाएगा, क्लोरीन का, किसका हो जाएगा 17, क्लोरीन का हो जाएगा, ओके। सो ये हो गया क्लोरीन का, ठीक है, इतना समझ में आया, डन। नेक्स्ट पे चले हम, ओके, थर्ड पार्ट है विच एटम आर इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशंस। तो इसको नोट डाउन करो, फिर इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, करिए इसको फटाफट से नोट डाउन, डन, कर लिया इसको नोट डाउन। नाउ थर्ड पार्ट, इसको हम दोबारा से क्रॉप कर लेते हैं इस थर्ड पार्ट को, ओके। नाउ देखो क्या है क्वेश्चन, विच एटम आर इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशंस। चलो कौन सा एटम बताना है हमको कि कौन सा एटम है जो ये कॉन्फ़िगरेशन को इंडिकेट करता है। सबसे पहला है यहाँ पे He यानी कि हीलियम, हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन कितना है 1s2 एंड यहाँ पे 2s1, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 3 इलेक्ट्रॉन है। सो 3 इलेक्ट्रॉन किसका होता है, लिथियम का, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन किसका होता है, लिथियम का। नेक्स्ट बी है नियॉन, नियॉन क्या है, एक नोबल गैस है, ठीक है, नियॉन क्या नोबल गैस कितने नंबर पे आता है, 10th नंबर पे आता है। सो कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 3p3। तो देखो कितने हो गए 10, 13, 14, 15। तो 15 नंबर पे क्या आता है फॉस्फोरस, 15 नंबर पे क्या आता है फॉस्फोरस आता है। नाउ सी पार्ट आर्गन। अब देखो जरूरी नहीं है कि बार बार आप सबको ओपन करके ही लिखो, आर्गन का 18 है, 18, 19, 20, 21 इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे 21 होता है स्कैंडियम का, किसका होता है 21 एटॉमिक नंबर स्कैंडियम का होता है। क्लियर। सो लिथियम, फॉस्फोरस एंड स्कैंडियम। जरूरी नहीं है कि आप इसको पूरा ओपन करके इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो, बस आपको पता होना चाहिए कि हीलियम कितने नंबर पे आता है, आर्गन कितने नंबर पे आता है एंड नियॉन कितने नंबर पे आता है। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.24। क्वेश्चन है व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ n दैट अलाउ g ऑर्बिटल टू एग्जिस्ट। g ऑर्बिटल ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। देखो ऐसा नहीं है कि हमने नहीं पढ़ा तो एग्जिस्ट नहीं करता है। कौन कौन से ऑर्बिटल की बात की है हमने, s p d f। जब आप हायर क्लास में जाएंगे, ठीक है, 12th के बाद की बात है, तो आप g के बारे में भी पढ़ेंगे और h के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्बिट की बात करते हैं अगर हम, तो फर्स्ट ऑर्बिट में क्या होता है सिर्फ s आता है, सेकंड में क्या आएगा s एंड p, थर्ड में आता है s p एंड d, फोर्थ ऑर्बिट में आता है s p d f। ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में आएगा s p d f और g, ठीक है। सिक्स्थ में आएगा s p d f g और h। आया समझ में। अभी हमसे क्या पूछा है
कि what is the lowest value of n that allow g orbital to exist. कहाँ पे g orbital exist कर रहा है? So g orbital exist in fifth orbit. क्या कहा? g orbital exist in fifth orbit. So हम लिख सकते हैं the lowest value of n that allow g orbitals to exist is n is equal to 5. Is n is equal to 5. Done? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25th. ये देखो क्वांटम नंबर से क्वेश्चन है हमारे पास. सो द क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रॉन इज इन वन ऑफ द 3D ऑर्बिटल्स. एक इलेक्ट्रॉन है जो कि किसमें है? 3D ऑर्बिटल में प्रेजेंट है. गिव द पॉसिबल वैल्यू ऑफ n l m l फॉर दिस इलेक्ट्रॉन. n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. n की वैल्यू बताता है कैसे? 3D. n क्या होता है? ये जो नंबर लिखा होता है ऑर्बिट के पास जो नंबर होता है उसको क्या कहते हैं? n कहते हैं. ठीक है, सो n यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 हो गया. n कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा. फिर उसके बाद क्या है? l की बात करते हैं. l क्या होगा? यहाँ पे देखो l कैसे कैलकुलेट करते हैं? l इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू 1 2 3. तो 0 s ऑर्बिटल के लिए, फिर p, फिर d और फिर f. s p यहाँ पे s p d और f. तो l की वैल्यू कितनी है d के लिए? l की वैल्यू कितनी हो जाएगी d के लिए? l की वैल्यू तो 2 है. अब ml निकाल दो. ml का क्या होता है? ml का क्या होता है? -l2l. कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? -l2l. ठीक है, तो -2 यानी कि -2 -1 0 +1 एंड +2. तीनों हमने कैलकुलेट कर लिया, राइट? तीनों हमने क्वांटम नंबर को कैलकुलेट कर लिया. n की वैल्यू है 3, l की वैल्यू है 2. ठीक है, और ml की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो 5 ऑर्बिट होते हैं, 5 ये d ऑर्बिटल में टोटल 5 ऑर्बिट्स प्रेजेंट होते हैं. तो 1 2 3 4 5. आया समझ में? इतना ही पूछा था हमसे. क्या हुआ? हमसे सिर्फ इतना ही पूछा था, उससे ज्यादा हम आंसर नहीं करने वाले हैं क्योंकि हमसे पूछा ही नहीं गया. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2.26. 2.26. So 2.26 is an atom of an element contain 29 इलेक्ट्रॉन. एक एटम है जिसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 29 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, राइट? एंड 35 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है. डिड्यूस द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द एलिमेंट. हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे और क्या उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा. सो अगर element contain 29 electron, an atom of an element contains 29 electron. ठीक है, 29 इलेक्ट्रॉन है. if an atom is neutral, अगर वो एटम न्यूट्रल है, देन नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 29. बस अब 29
नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि एटॉमिक नंबर 29 है, तो एटॉमिक नंबर 29 किसका होता है? एटॉमिक नंबर 29 होता है कॉपर का। किसका होता है 29? कॉपर का। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन कर दो। क्या कर देंगे? इसका हम कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे। ठीक है, तो देखो 29 का कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से होता है। बार बार हम अबव प्रिंसिपल नहीं बना के देखेंगे। SPDF लिख लो। पहले क्या लिख लो? SPDF लिख लो। सबसे पहले यहां से चलेंगे हम S2 टाइम्स, फिर SP2 टाइम्स, फिर DPS 2 टाइम्स, फिर FDPS 2 टाइम्स। इस तरीके से आप सारे एलिमेंट के लिए कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो S 2 बार आएगा, लिख दो, फिर PS आएगा, फिर PS आएगा। S कहाँ से स्टार्ट है? फर्स्ट से स्टार्ट है, तो 1 2 3 4। P सेकेंड नंबर से स्टार्ट है, तो यहाँ इसको 2 ही काउंट करेंगे हम। सो 2 3। तो देखो SS PS PS। अब DPS आ जाएगा, DPS। D कहाँ से स्टार्ट है? थर्ड से स्टार्ट है, तो यहाँ पे 3। अब देखो 3P हो गया, 4P हो गया, और यहाँ पे 5S हो गया। आई थिंक इतना सफिशिएंट रहेगा कॉपर के कॉन्फ़िगरेशन के लिए। 2 2 6 2 6 2 कितने हो गए? 6 7। ये तो 10 है, 10 और एक ये 20 हो गया। ठीक है, इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। 20 है, तो यहाँ पे ये 9। तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। क्या इसका कॉन्फ़िगरेशन सही है? ये जो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन किया गया है, क्या वो कॉन्फ़िगरेशन सही है कि नहीं है? देखो 29 के हिसाब से तो सब सही लग रहा है, 29 के हिसाब से तो सब सही लग रहा है, लेकिन हमने क्या पढ़ा था? कॉपर क्या होता है? कॉपर क्रोमियम, ये कॉपर हो गया और क्रोमियम हो गया। ये दोनों क्या थे? 3D के एक्सेप्शन थे। ये क्या है? 3D में एक्सेप्शंस होते हैं। ये इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन शो नहीं करेंगे, तो किस तरीके का करेंगे? ये गलत है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d10। क्या हो जाएगा? 4s1 एंड 3d10। अब ये इसका कॉन्फ़िगरेशन एकदम करेक्ट है। ठीक है, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन एकदम करेक्ट है। तो ध्यान रखिएगा कि एक्सेप्शन कहां पे आ रहा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 27th। सो 27th क्वेश्चन है, गिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द स्पीशी। गिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिर्फ हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही बताना है। देखो भी कितने इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। H2, तो H2 का क्या मतलब है कि 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन पॉजिटिव का भी साइन है। पॉजिटिव के साइन का क्या मतलब होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन इसका निकाल दिया गया। तो अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बच गए हैं? अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 1 इलेक्ट्रॉन बच गया है, तो इसके पास सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। ओके, नाउ H2 नॉर्मल, एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन है 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। देन O2 पॉजिटिव, एक ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? 8। 2 ऑक्सीजन के पास 16, और 16 में से एक कम कर दो तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? O2 पॉजिटिव के पास टोटल 15 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? टोटल 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। आया समझ में? समझ में आया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले नॉर्मली ओवरऑल हम कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, फिर उस हिसाब से हम उसको बढ़ा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28th। हम्म 28th क्वेश्चन। तो एन एटॉमिक ऑर्बिट हैज n इज इक्वल टू 3, व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ L एंड ML। ठीक है, हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया हुआ है। ठीक है, हमसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे?
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देके बताइए क्या क्या पूछा जा रहा है हमसे। यस, कौन कौन से क्वांटम नंबर हमें यहाँ से पूछे जा रहे हैं? एजीमिथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, राइट। तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एल एंड एम एल? देखते हैं, अगर n इसका 3 है, ठीक है, n 3 है, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ l एंड ml? l एंड ml कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इसके लिए? बताइए कैसे कैलकुलेट करेंगे? यस, अगर n 3 है, l क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखो, l जब 0 होता है तो वो s है, ठीक है, 1 p, 2 के लिए d और 3 के लिए f, यही है, ठीक है, यही होता है। तो n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे? 0 हो जाएगा, ठीक है, l इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0, 1 और 0, 1, 2। l की कितनी वैल्यू हो जाएगी? 0, 1 एंड 2, क्योंकि n क्या है यहाँ पे? 3 है। तो s, p, d 3 हो सकता है यहाँ पे, राइट। अगर हम ml की बात करें तो ml क्या होता है? प्लस l माइनस L2 प्लस l, यही होता है ml की वैल्यू, राइट। क्लियर? अब देखो यहाँ पे हम ml की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर हमने माना कि L 0 है, अगर हमने माना कि L 0 है तो ml कितना हो जाएगा हमारा? वो भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर L यहाँ पे 1 होता तो ml की वैल्यू कितनी हो जाती? -1, 0 और प्लस का 1। वहीं अगर L की वैल्यू 2 होती तो ml क्या हो जाएगा यहाँ पे? -2, -1, 0, 1 और एक 2। इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं हम, राइट। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। लिस्ट द क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 3D ऑर्बिटल्स। लिस्ट द क्वांटम नंबर ऑफ ml एंड l फॉर 3D ऑर्बिटल। 3D का क्या मतलब है कि n की वैल्यू तो यहाँ पे 3 हो जाएगी, ठीक है। l क्या है? l क्या हो जाएगा यहाँ पे? f हो जाएगा, ठीक है। l यहाँ पे क्या है? f है। और ml की बात अगर हम करें, ओ सॉरी, d है ना, d, l यहाँ पे 2 हो जाएगा। वेट 3f, ठीक है। 3D था, n यहाँ पे 3 है, d कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ml कैसे निकालेंगे इसके लिए? -2, -1, 0, +1 एंड +2। आया समझ में? ठीक है, क्योंकि ml क्या होता है? -L2 + l, ठीक है। और l कैसे निकालेंगे हम? ये है SPDF के लिए वैल्यूज इसकी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, ये था हमारा सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट की बात करते हैं अब हम यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल? इसमें से कौन से ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं और कौन से नहीं हैं? सो इसको नेक्स्ट पेज पे करेंगे। Which of the following orbitals are possible? 1p की बात कर रहे हैं, 1p। तो n इसके लिए क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। l की वैल्यू अगर हम निकाले तो 0, 1, 2, 3, s, p, d और f। देखो n इज इक्वल टू 1 है, ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? l इज इक्वल टू 1 है, n भी 1 है और l भी 1 है, ठीक है। ये फर्स्ट के लिए है, एक हो गया। सेकेंड है यहाँ पे 2s की बात करें तो n यहाँ पे 2 है और l की वैल्यू जो है यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। फिर 2p की बात करते हैं तो n की वैल्यू तो 2 है, ठीक है। और यहाँ पे l की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। फोर्थ है 3f है तो
n की वैल्यू तो 3 है और l की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3। तो कैसे पता करें कि कौन सा एग्जिस्ट करेगा कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा? कभी भी n इज इक्वल टू l नहीं होना चाहिए, ये मार्क कर लो। क्या कहा, कैसे पहचानेंगे? कभी भी n इज इक्वल टू l नहीं होना चाहिए। आया समझ में? पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या है, n इज l इज ग्रेटर देन l, ये भी नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों चेक कर लो, सिर्फ क्या कर ले हम, ये दोनों चेक कर लेते हैं, राइट। और अगर ये दोनों होंगे तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और अगर ये दोनों नहीं होंगे तो वो एग्जिस्ट करेगा। सबसे पहले 1p की बात करते हैं, तो n और l इसमें क्या है, इक्वल है, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। 2s की बात करें तो यहाँ पे ये इक्वल भी नहीं है एंड l जो है वो ग्रेटर भी नहीं है, तो ये तो एग्जिस्ट करेगा 2s वाला, ठीक। फिर 2p की बात करते हैं, राइट। 2p की बात करते हैं तो ये इक्वल भी नहीं है एंड l ग्रेटर भी नहीं है, तो 2p भी एग्जिस्ट करेगा। 3f की बात करें तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। 1p एंड 3f विल नॉट एग्जिस्ट, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर? लिख दे हम 1p एंड 3f ऑर्बिटल्स आर नॉट पॉसिबल, ऑर्बिटल्स आर नॉट पॉसिबल। क्लियर हुआ? कैसे पहचानेंगे कि कौन सा ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगा कौन सा ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करेगा? ये चीजें आपको याद रखनी है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, इससे आप पता कर सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं हम 29th पे, ठीक है। 2.29 चलिए रीड करिए 2.29। यूजिंग SPD नोटेशन डिस्क्राइब ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या बताना है, SPDF से बताना है। अगर n इज इक्वल टू 1 है और l इज इक्वल टू 0 है, l इज इक्वल टू 0, उससे हमें क्या पता चलेगा कि s ऑर्बिटल है और n 1 है तो 1s ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल है ये, 1s ऑर्बिटल है। ये तो a हो गया। b क्या है, n इज इक्वल टू 3 और l इज इक्वल टू 1, तो s के लिए 0 होता है, p के लिए 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 3p ऑर्बिटल। c n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 2, तो spd ये क्या हो जाएगा 4d ऑर्बिटल। एंड देन d वाला पार्ट है n इज इक्वल टू 4 और l इज इक्वल टू 3, तो spd और f, तो ये हो जाएगा 4f ऑर्बिटल। देखो l इज इक्वल टू 0 1 2 3 4, 4 है, ये हो जाएगा s p d f और ये g, ठीक है। g आया था ना अभी हमारे पास, तो d f और एक ये g। क्लियर? 1s, फिर 1s के बाद कौन सा है यहाँ पे 3p, ठीक है। फिर 4d एंड देन 4f। डन? क्लियर है सारा कुछ? यस क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ 30th क्वेश्चन। टू 2.30। अच्छा पहले इतना ही कर लेते हैं हम, बाकी का पार्ट फिर बाद में करते हैं, है ना। एक्सप्लेन गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द क्वांटम नंबर आर नॉट पॉसिबल। यहाँ पे भी हमसे पूछा जा रहा है कौन सा क्वांटम नंबर का सेट पॉसिबल नहीं है।
तो क्या बताया था तरीका, क्या तरीका बताया था कि n इज इक्वल टू l और l इज ग्रेटर देन l, नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगर ये कहीं है तो वो क्वांटम नंबर नहीं कहलाएगा। फर्स्ट वाले की बात करें, ए वाले में n इज इक्वल टू 0 एंड l इज इक्वल टू 0, मतलब ये क्या है, ये क्वांटम नंबर होगा ही नहीं। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, क्वांटम नंबर नॉट पॉसिबल। रीजन ऊपर बता दिया है मैंने, क्वांटम नंबर नॉट पॉसिबल। ओके, क्लियर है। नाउ बी की बात करते हैं। सो n इज इक्वल टू 1 एंड l इज इक्वल टू 0, मतलब ये पॉसिबल है। क्वांटम नंबर पॉसिबल। सी में n इज इक्वल टू 1 एंड l इज इक्वल टू 1, देन अगेन क्वांटम नंबर नॉट पॉसिबल। ठीक है, फिर से क्या हो जाएगा, क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं होगा। डी n इज इक्वल टू 2 और l इज इक्वल टू 1, मतलब क्वांटम नंबर पॉसिबल है। अच्छा ठीक है, हमने क्या किया कि दो ही चीजें देखी हैं, यहाँ पे हमें चारों क्वांटम नंबर दे रखे, क्या इनका कोई काम नहीं है? तो देखो ये तो प्लस हाफ माइनस हाफ हो सकता है। ठीक है, बात करते हैं इसकी अगर हम, तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये l पे डिपेंड करता है। l अगर 0 है, ठीक है, ml क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर माइनस l से लेकर l तक है, अगर 0 है तो 0 रहेगा। ठीक है, अगर l 1 है तो ml कितना हो जाएगा, -1 0 1, तो किस पे डिपेंड करता है, ये इसी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करेगा। कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा, सी वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा। डी की बात करते हैं तो डी एग्जिस्ट करेगा क्या, यस ये बताइए, डी एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। फोर्थ वाला, अगर L1 है, ठीक है, और N2 है और ml की वैल्यू जो दे रखी है वो हमें यहाँ पे क्या दे रखी है, 0 दे रखी है, तो ml की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, ml की वैल्यू होनी चाहिए थी +1 0 और 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ द क्वांटम नंबर नॉट पॉसिबल फॉर l इज इक्वल टू, यहाँ पे फॉर l इज इक्वल टू 1, राइट। समझ में आ रहा है क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, यस पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। देखो l और ml में हम कैसे पता करेंगे, जो ml है वो पूरा किस पे डिपेंड कर रहा है, l पे डिपेंड कर रहा है, राइट। दो चीजें बताई थी जो हमें बताता है कि क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं होगा, और वो दोनों चीजें यही थी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर l हमारा 1 है तो m हमारा +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही दे रखा है, तो उससे नॉट पॉसिबल होगा या फिर पॉसिबल होगा, कंफ्यूज हो गए। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, बताऊं, क्वांटम नंबर इज पॉसिबल। क्या हो जाएगा, क्वांटम नंबर पॉसिबल है ना, चाहे +1 आ जाए, चाहे 1 आ जाए, चाहे 0 आ जाए, +1 -1 0 ये तीनों हो सकते हैं। ml की वैल्यू यहाँ पे कितना लिखा है, 0 लिखा है, तो पॉसिबल है कि नहीं है, है। चलिए बाकी के इसके दो पार्ट कवर करते हैं अब हम। बताइए इसको फटाफट से देख के, n भी 3 है और l भी 3 है, पहली हो गया कि नॉट पॉसिबल है। ठीक है, ई वाला में क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 3 एंड l इज इक्वल टू 3 विच इज नॉट पॉसिबल। तो क्वांटम नंबर नहीं होगा। f वाले की बात करें तो स्मॉलर है, ठीक है, इक्वल भी नहीं और स्मॉलर भी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वांटम नंबर इज पॉसिबल। एंड जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो इधर +1 इधर +½ हो सकता है और -½ हो सकता है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बस उसमें दो चीजें याद रखनी थी आपको। 31st क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम।
क्या है 31st क्वेश्चन? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन एन एटम मे हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर. ओके, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, कितने इलेक्ट्रॉन हैं इस एटम में, कितने इलेक्ट्रॉन हैं? क्या कह रहे हैं? n इज इक्वल टू 4. ठीक है, n इज इक्वल टू 4 और यहाँ पे हमें स्पिन क्वांटम नंबर दे रखा है -12. क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम में हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर. इस क्वांटम नंबर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो कैसे कैलकुलेट करते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 2n⁻². कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n⁻². तो n की वैल्यू कितनी है? 4 है. 4 तो 4 यानी कि 16. तो 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 32. क्या 32 इलेक्ट्रॉन होंगे? नहीं. हमसे किसके लिए पूछा है? -12 के लिए पूछा है. -12 +12 दोनों मिला के 32 है. सिर्फ -12 का पूछा है तो इसको हाफ कर दो. कितने हो जाएंगे? 16 इलेक्ट्रॉन. कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे? 16 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे. राइट. सेकेंड, n इज इक्वल टू 3 और l इज इक्वल टू 0. तो ये क्या बन जा रहा है? 3s. ये क्या बन जाएगा यहाँ पे? 3s. राइट. अब 3s है, s में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन. एक में 16 इलेक्ट्रॉन है और एक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन. +12 -12 दोनों मिला के. क्लियर? क्योंकि इसमें कुछ हमें स्पिन क्वांटम नंबर नहीं दिया गया है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 32. 2.32. सो क्वेश्चन 2.32 है हमारे पास. Show that the circumference of Bohr orbital of hydrogen atom is an integral multiple of de Broglie wavelength associated with the electron revolving around the orbit. ध्यान से सुनिए क्वेश्चन क्या कह रहा है. हमें बताना है circumference of Bohr's orbit. ठीक है, बोहर्स थ्योरी क्या है? यहाँ पे कहा जा रहा है circumference of Bohr's orbit is equal to इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रॉगली. यानी कि अकॉर्डिंग टू बोहर्स की बात करें अगर हम, तो यहां पे क्या हो जाएगा? MVR इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रॉगली. ठीक है, ये हमसे पूछा जा रहा है. तो यहां पे क्या होगा? MVR इज इक्वल टू n पाई, है ना? यही है. और हम यहाँ पे इसको और कैसे लिख सकते हैं? MVR इज इक्वल टू NH/2π. NH/2π. MVR इज इक्वल टू NH/2π. ये क्या है? बोहर्स थ्योरी है. किसके अकॉर्डिंग है ये? अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी. सो देखो क्या हो जाएगा? 2πr. सर्कमफेरेंस की बात की जा रही है. सो 2πr इज इक्वल टू NH/mv. यही है सर्कमफेरेंस 2πr. सो 2πr इज इक्वल टू NH/mv. हमें बताना है कि 2πr यानी कि सर्कमफेरेंस ऑफ बोहर ऑर्बिटल निकाल लिया. किसके इक्वल होना चाहिए? डी ब्रॉगली के इक्वल हमको बताना है. सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली क्या है? अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, फटाफट से बताइए डी ब्रॉगली का क्या इक्वेशन है? लैम्डा इज इक्वल टू H/mv. यस, लैम्डा इज इक्वल टू H/mv. mv क्या हो जाएगा? H/लैम्डा. mv की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? H/लैम्डा. कर सकते हैं? नहीं कर सकते? mv की जगह क्या पुट कर सकते हैं? H/लैम्डा. अब बस इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दो. क्या कर दो? इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दो. क्या हो जाएगा? तो ये हमारा एक इक्वेशन बन गया, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन गया.
ठीक है, क्या पुट करेंगे अब हम? फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन, mv की जगह हमने पुट किया है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, mv इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई आर, mv इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई आर और इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा. सो बेसिकली है nh अपॉन 2 पाई आर इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा, राइट? बन गया nh अपॉन 2 पाई आर इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा. और क्या हो सकता है? इसको सॉल्व करके हम क्या लिख सकते हैं ये बताइए? h से h कट जाएगा, h से h कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा. यही बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा था, बिल्कुल स्टार्टिंग में यही लिखा था, एम वी आर इज इक्वल टू एन लैम्डा. यहाँ पे क्या है? 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा. हमने यहाँ पे क्या कर दिया? इसको प्रूफ कर दिया. 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा. सिर्फ इतना सा ही हमसे कहा गया था कि करके दिखा दो, और हमने क्या किया? करके दिखा दिया. ठीक है, सो द सर्कमफेरेंस 2 पाई आर ऑफ बोहर्स थ्योरी, ठीक है, इज इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ. ओके, क्लियर है? इतना क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले अब हम. नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd, नहीं यहां पे क्या है? 33 वाला. यस, 33 क्वेश्चन. Okay, so 33 question है, what transitions in the hydrogen spectrum would have the same wavelength as the Balmer transition n is equal to 4 to n is equal to 2 of He plus spectrum. ठीक है, He के लिए हमें ये वैल्यू दी गई है, हमें हाइड्रोजन के लिए n1 और n2 को कैलकुलेट करना है. फॉर हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएगा? RH 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर. ठीक, क्लियर है? और यहाँ पे क्या हो जाएगा? Z स्क्वायर. फिर बात करते हैं फॉर H पॉजिटिव आयन की, तो RHE पॉजिटिव, RH यहाँ पे देखो वैल्यू दे रखी है 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे हीलियम के लिए क्या हो जाएगा? 2 की स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4 हो जाएगा. बस इन दोनों को कंपेयर कर दो, N2 का स्क्वायर, हाइड्रोजन की वैल्यू 1 होती है, एटॉमिक नंबर 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू RH 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 16 इंटू 4. ठीक है, ये हो जाएगा इतना. अब कंपेयर कर रहे हैं हम इन दोनों को, इससे ये चला जाएगा 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 4 अपॉन यहाँ पे 64 इंटू 4 है. ठीक है, तो 4 से ही कितने टाइम्स में चला जाएगा? 16 टाइम्स में चला गया. 1 अपॉन माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बचेगा यहाँ पे? 12 अपॉन 16 यानी कि 3 अपॉन 4. जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर, तो कितना आ रहा है? 3 अपॉन 4 आ रहा है. इनका ये पूरा सम करने के बाद तो हमें बताना है कि यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करें N1 की और N2 की क्या वैल्यू पुट करें कि हमें आंसर 3 अपॉन 4 मिल जाए. तो हिट एंड ट्रायल मेथड है. ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड है. क्या पुट करते हैं? इसकी जगह 1 पुट कर देते हैं, इसकी जगह हम 2 पुट कर देते हैं. ठीक है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा. ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे कितना हो जाएगा? 4 और 4 माइनस 1 3,
आ गया। हमने क्या पुट किया कि n1 की वैल्यू जो है वो 1 है और n2 की वैल्यू जो है वो कितनी है, 2 है। n1 की जो वैल्यू है वो 1 है और n2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2 है। फॉर हाइड्रोजन आटम, किसके लिए कैलकुलेट किया ये हमने, फॉर हाइड्रोजन आटम। क्लियर, हाइड्रोजन एटम के लिए हमने n की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है। आ गया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम, 34th। Okay, now 34th question. Calculate the energy required. Calculate the energy required for the process He positive, यानी कि इसमें से ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन गायब है, ठीक है। The ionization energy of H atom in the ground state is this. Okay. इस प्रोसेस के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इस प्रोसेस के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। पहले से ही एक इलेक्ट्रॉन गायब है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से और गायब करना है, तो कितनी एनर्जी हमको चाहिए होगी, हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो -2.18 इंटू 10 रेज टू द पावर -18 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ये क्या है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। जूल पर एटम, यही है फॉर्मूला। किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं हम, किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे हम ये सारी चीजें, हीलियम के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, He पॉजिटिव, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है। ऑलरेडी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, En इज इक्वल टू, n तो 1 हो जाएगा, 2.18 इंटू 10 रेज टू द पावर -18 इंटू 4। सो En इज इक्वल टू 4 3 जा 32, 4 5 6 7 एंड 4 2 जा 8, 8.72 इंटू 10 रेज टू द पावर -18, कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस भी है, -8.72 इंटू 10 रेज टू द पावर -18, इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी जूल पर एटम, इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, क्या करने के लिए, द आयनाइजेशन एनर्जी, यानी कि इसको इन्फिनिटी तक पहुंचाने के लिए। ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट्स है, और इस ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए, इन्फिनिटी ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, -8.72 इंटू 10 रेज टू द पावर -18 जूल पर एटम। क्लियर, आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 35th क्वेश्चन। सो 35th क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ द डायमीटर ऑफ द कार्बन एटम इज 0.15 नैनोमीटर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम विच कैन बी प्लेस साइड बाय साइड इन अ स्ट्रेट लाइन अक्रॉस द लेंथ ऑफ द स्केल 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक हमारे पास कार्बन एटम है, ठीक है, जिसका हमको डायामीटर ही कितना दे रखा है, 0.15 नैनोमीटर दे रखा है, ठीक है, 0.15 नैनोमीटर दे रखा है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम, हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कैलकुलेट करना है, ठीक है। प्लेस साइड बाय साइड इन अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे 20 सेंटीमीटर की स्ट्रेट लाइन, इस पे कितने नंबर ऑफ कार्बन हम प्लेस कर पाएंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। सो लेंथ ऑफ स्केल क्या है, लेंथ ऑफ स्केल कितना दे रखा है हमको, 20 सेंटीमीटर, बट डायामीटर किस में है, डायामीटर की अगर हम बात करें तो वो हमें 0.15 नैनोमीटर में दे रखा है। तो या तो हम दोनों को सेंटीमीटर में कर दें, या तो हम दोनों को नैनोमीटर में कर दें। इसको नैनोमीटर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 सेंटीमीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यस, इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 20 इंटू 10 रेज टू द पावर, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 नैनोमीटर, ठीक है, और 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 नैनोमीटर, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 नैनोमीटर। डायमीटर इज 0.15,
ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितना हमारे पास लेंथ है जिस पे वो सारे के सारे कार्बन आएंगे अपॉन हर एक कार्बन का डायमीटर कितना है। सो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 अपॉन 0.15 नैनोमीटर, नैनोमीटर। आ गया समझ में? सो ये हो जाएगा 1.3 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 नैनोमीटर। 1.3 इंटू 10 रेज टू द पावर 9, और नहीं, नैनोमीटर से नैनोमीटर कट जाएगा ना, ये तो हमें क्वांटिटी बता रहा है, ठीक है, कि इतने कार्बन आएंगे, ठीक है, कितने? 1.33 इंटू 10 रेज टू द पावर 9। तो ये था हमारा 35th क्वेश्चन। करिए इसको नोट डाउन। क्लियर है? तो आज की क्लास में हमने कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट किया था? 23rd से 35th तक हमने आज की क्लास में क्वेश्चन कर लिए हैं। बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है स्टूडेंट्स? बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।